हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम अपना गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। Structure of the budget refers to the components of the budget. Basically, structure of the budget को ही components of the budget बोला जाता है कि बजट किन किन चीज़ों से मिलके बनाया जाता है। टू ब्रॉड components of the government budget are, जो सबसे बड़े मेन ब्रॉड कॉन्सेप्ट होते हैं गवर्नमेंट बजट के, वो होते हैं बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं? इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट भी दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं अब कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक, बजट रिसिप्ट से स्टार्ट करते हैं। बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। मतलब कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने पूरा एस्टिमेट लगा लिया कि उन्हें कहाँ कहाँ से रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट लेनी है। ठीक है, कहाँ कहाँ से उनको मनी रिसिप्ट आएगा टोटल, उसको कहा जाता है बजट रिसिप्ट। इसीलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट पहले ही एस्टिमेट लगा लेती है, अंदाज़ा लगा लेती है कि फिस्कल ईयर के दौरान उनके क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से उन्हें मनी रिसिप्ट मिलेगा। ठीक है, और मनी रिसिप्ट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब इनको एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर those money receipts of the government which show the following two characteristics. रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो मनी रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं। सबसे पहला, दीज रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए कभी भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब कि एक बर्डन क्रिएट नहीं करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में टैक्स रिसिप्ट बोल रखा है, टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज it does not involve any corresponding liability for the government. Tax is a unilateral compulsory payment to the government। मतलब कि ये गवर्नमेंट के लिए कोई बर्डन क्रिएट नहीं करती है। ये एक ऐसी यूनिलेटरल पेमेंट होती है, कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि वन साइडेड होती है, एक ही तरफ से हम लोगों को पे करनी ही करनी है। तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट ही है, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही है वो एक तरीके से। क्लियर? दूसरा इसमें क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन दी असेट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट की जितनी भी असेट्स हैं उसने बनाई हैं, उनमें भी कोई भी रिडक्शन नहीं करती है। बेसिकली आपको दो चीज़ें याद रखनी है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो कि लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करती गवर्नमेंट की, ठीक है, और दूसरा असेट्स भी नहीं रिड्यूस करती गवर्नमेंट की। क्लियर? असेट्स किस तरीके से नहीं रिड्यूस करती, हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टैक्स रिसिप्ट डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ गवर्नमेंट रिसीव्स मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनी, इट कॉजेज रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर देखो, बेसिकली टैक्स रिसिप्ट जो होती हैं वो गवर्नमेंट की कभी भी कोई भी असेट में रिडक्शन नहीं करती हैं, बट लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने ही कुछ कंपनी के शेयर सेल कर देती है तो उसकी एसेट में रिडक्शन ज़रूर हो सकता है। एंड दीज आर देयर फॉर नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसलिए और जो गवर्नमेंट कर देती है अपने असेट्स को, मतलब सॉरी अपने शेयर को, अपनी कंपनी के शेयर को सेल, तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट ही नहीं करते फिर। तो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है और ना ही गवर्नमेंट की असेट्स को रिड्यूस करती है। तो in short, revenue receipts of the government are those money receipts which do not create a liability for the government as well as do not lead to reduction in asset of the government। तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि which do not create any liability for the government और which do not reduce any asset of the government। क्लियर? ये होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर उसके बाद आता है, हमने टैक्स की बात की थी, अब हम करते हैं टैक्स रिसिप्ट। बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है,
तो हम टैक्स रिसिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? टैक्स रिसिप्ट, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। टैक्स क्या होता है? एक ऐसी कंपल्सरी पेमेंट है जो हमको गवर्नमेंट को पे करनी ही करनी है, चाहे हम हाउस होल्ड हो तब भी, चाहे हम फर्म्स हो तब भी, चाहे हम कोई भी इंस्टीट्यूशनल यूनिट हो तब भी। हर कंडीशन में हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही करना है। द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। और हम जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं उसके बदले हम गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रिटर्न में कोई प्रॉफिट देगी या कुछ और देगी। ठीक है? तो टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है जो कौन पे करता है? इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, ठीक है, गवर्नमेंट को, विदाउट एनी रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, हम रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से नहीं करते हैं। अब टैक्स भी कितने तरह के होते हैं? टैक्स भी तीन तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तीन तरीके के टैक्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, दूसरा होता है वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स, तीसरा आपका होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? देखो, टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डिपेंडिंग ऑन द रियल बर्डन ऑफ टैक्सेशन। मतलब कि एग्जैक्टली टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है वो बताता है हमें कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स है या रिग्रेसिव टैक्स है। क्लियर? प्रोग्रेसिव टैक्स, अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। अगर किसी पर्सन की इनकम, सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, अगर किसी पर्सन की सैलरी बढ़ रही है, या इनकम आप बोल दो, इनकम बेटर ऑप्शन है, सैलरी एक पर्टिकुलर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स भी बढ़ेगा, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरी तरफ रिग्रेसिव टैक्स आपका कौन सा होता है? अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। और रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जब वो एक रियल बर्डन क्रिएट करता है पुअर के ऊपर रिच से ज़्यादा। मतलब कि रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जो कि पुअर पीपल के ऊपर ज़्यादा बर्डन क्रिएट करता है बजाय किसके? रिच के। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ अ पर्सन विद ₹1,00,000 एज हिज मंथली इनकम पेज 10% इनकम टैक्स और पे 10,000, ही स्टिल हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹90,000 पर मंथ। अगर एक पर्सन की इनकम हम 1 लाख मान रहे हैं और वो 10% टैक्स दे रहा है, तो 10,000 टैक्स दे रहा है, तो फिर भी उसके पास 90,000 रुपये बच रहे हैं। पर लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम 5,000 रुपये है पर मंथ, ठीक है, और वो 5,000 रुपये में से 10% का टैक्स दे रहा है, मतलब 500 दे रहा है, तो उसके पास तो बिल्कुल कम अमाउंट बचा ना। तो रिग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जो बर्डन क्रिएट करता है किसके ऊपर? पुअर पीपल के ऊपर, नॉट रिच पीपल के ऊपर। क्लियर? उसको कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स। उसके बाद आज आता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट कहते हैं, वैट भी कहते हैं, और हमारा स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स होता है जब हम किसी गुड का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन करने के दौरान हर एक स्टेप पे जो उसके अंदर एक और वैल्यू ऐड की जाती है, उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। मतलब कि क्या हमने उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स के फॉर्म में यूज़ किया और उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, एक तरीके से आउटपुट की वैल्यू क्या थी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कितनी थी, उन दोनों के बीच में जितना भी पैसा लगा है उसको वैल्यू एडेड बोलते हैं। It is imposed at each stage of production. GST is an important form of value added tax, और ये हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। और जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स का। ठीक है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? कोई एक प्रोडक्ट बनाना, तो उसको हर हर एक स्टेज से निकलते हुए उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड होगी, कुछ ना कुछ कोई और प्रोडक्ट तो लगेगा, कोई सामान तो लगेगा, तो उसी को ही वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है। स्पेसिफिक टैक्स, व्हेन अ टैक्स इज लिवाइड ऑन अ commodity on the basis of its unit size or weight, it is called the specific tax। स्पेसिफिक टैक्स मतलब किसी भी गुड के यूनिट के ऊपर, या कितनी यूनिट्स है मतलब कितने हैं वो टोटल, या उनके साइज़ के ऊपर, या उनके वेट के ऊपर जो लगाया जाता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक टैक्स। मतलब कि पर्टिकुलरली वो कुछ ही चीज़ों के ऊपर कंसीडर करके लगाया जाता है।
फिर आता है आपका डायरेक्ट टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है और इनडायरेक्ट कौन सा होता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आपसे कई बार 3 नंबर में पूछ भी लिया जाता है। Direct tax is the final burden of which borne by the person on whom it is imposed. Direct tax वो होता है जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसी पर्सन को पे करना पड़ेगा जिसके ऊपर वो टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन एंड ही हिमसेल्फ बियर्स इट्स बर्डन, मतलब इनकम टैक्स है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का। तो वो इनकम टैक्स जिस पर्सन की इनकम है उसी के ऊपर लगेगा और उसी को ही वो बियर करना पड़ेगा, उसका बर्डन वो शिफ्ट नहीं कर सकता है। द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। A direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed. Okay. फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एन इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियल बर्डन और इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन बट ही सक्सीड्स इन शिफ्टिंग द बर्डन टू अनदर पर्सन। जिस टैक्स का बर्डन हम किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। जीएसटी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जीएसटी प्रोड्यूसर के ऊपर लगता है और वो दे आर टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट वो चार्ज किससे करते हैं? वो टैक्स बायर्स से, ठीक है, जैसे कि गुड्स के प्राइस में ऐड करके उस टैक्स को फिर वो उसको बेचते हैं, तो हम ही लोग तो टैक्स पे करते हैं वो। सो एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड पार्टली और होली बाय अनदर। ओके, क्लियर है सबको? ये थी आपकी टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। अब आती हैं आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? Non-tax receipts are those receipts which arise from source other than taxes। जो टैक्सेस के अलावा हमारे पास सोर्सेज हैं उनसे जो जो रिसिप्ट आती हैं आपकी, मतलब उनको कहा जाता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। सबसे पहला है इसके अंदर फीस। अ फी इज़ अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। अब फीस क्या है, मतलब एक फ़ीस क्या होती है? वो गवर्नमेंट की एक पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बदले हमें देनी पड़ती है। एग्जाम्पल जैसे कि बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, या लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, कोर्ट फ़ीस हो गया, आपका पासपोर्ट फ़ीस हो गया, ये सब कुछ क्या है? फ़ीस हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका फाइन्स। फाइन्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार ने लॉ बनाया और लोगों ने, किसी इंसान ने उसको तोड़ दिया तो उसके बदले जो हमें पे करना पड़ता है उसको फ़ाइन बोला जाता है। दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग लॉज, और इनको इकोनॉमिक पनिशमेंट्स बोला जाता है क्या करने के लिए? लॉ जो बनाया था सरकार ने उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। द एम इज़ नॉट टू अर्न रेवेन्यू बट टू मेक पीपल रिस्पेक्टफुल टू द लॉ। इसका मेन मोटिव ये नहीं होता सरकार का कि वो प्रॉफिट अर्न कर ले इससे, बल्कि ये होता है कि लोग रिस्पेक्टफुल हो जाए अपने लॉ के लिए। क्लियर है? फिर आता है आपका एस्टीट। एस्टीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर। मतलब कि कोई किसी की ज़मीन है और वो उन्होंने छोड़ दी है, वैसे ही उसका कोई लीगल हायर नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, तो सरकार उसमें से कोई ना कुछ काम कर लेगी या उसको ले लेगी, ठीक है। मतलब कि उस प्रॉपर्टी का कोई क्लेमेंट नहीं होगा, कोई ये नहीं बोलने वाला बचा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो सरकार उस प्रॉपर्टी को क्या ले लेती है? अपने अंडर कर लेती है और उसमें से रेवेन्यू निकालने लग जाती है, उसको बोला जाता है एस्टीट। क्लियर? फिर आता है आपका स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज़ दैट पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ हुज वैल्यू हैज़ अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि अगर किसी एरिया में कुछ डेवलपमेंट हो गई है अच्छी खासी, जैसे गाँव में क्या होता है, हाईवेज निकल जाते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हाई हो जाती है, उसी को स्पेशल असेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी एंटरप्राइजेस को ओन कर रखा है, जैसे एग्जांपल हो गया इंडियन रेलवेज़, ठीक है, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनमें से अपना रेवेन्यू निकालती है, प्रॉफिट जनरेट करती है। फिर आता है आपका ग्रांट्स और डोनेशंस। ग्रांट्स और डोनेशंस क्या होते हैं? गवर्नमेंट के रेवेन्यू निकालने के एक तरीके के साधन होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है लोगों के लिए कि हम डोनेशंस देते हैं, ग्रांट्स देते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, फेमाइन की कंडीशन में हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं?
डोनेशन दे देते हैं, ग्रांट्स दे देते हैं ताकि वो लोगों तक और पैसा पहुंचा सके, उनको और हेल्प कर सकें। क्लियर। अब आपका दूसरा आता है पॉइंट इसका, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? आर दोज मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं, दीज रिसिप्ट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दीज रिसिप्ट कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे उसमें वो ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करता है और ना ही एसेट को रिड्यूस करता है, बट लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बिल्कुल अपोजिट है, ये लाइबिलिटी भी क्रिएट करता है गवर्नमेंट की और असेट्स को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर है सबको? जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन बाय द गवर्नमेंट आर अ लाइबिलिटी। लोन्स बाय द गवर्नमेंट क्या है? एक तरीके से लोन क्या होते हैं? लाइबिलिटी होती हैं। आर दीज आर टू बी पेड बैक, हमें उनको पे करना ही पड़ता है। और उन्हीं को ही कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है गवर्नमेंट की। ठीक है, असेट कैसे रिड्यूस करते हैं ये? मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग इट शेयर वुड कॉज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपने शेयर बांट दिए नॉर्मल पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को, तो मतलब गवर्नमेंट ने अपना भी तो कुछ कम कर लिया ना पोर्शन, तो क्या हुआ? वो असेट कम हो गई है गवर्नमेंट की। ठीक है, इसलिए उसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट भी तीन तरीके की होती है। पहला होता है इसके अंदर हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, पहला होता है आपका रिकवरी ऑफ लोन्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विद फाइनेंशियल क्राइसिस। बेसिकली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लोन प्रोवाइड करती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रॉपरली सॉर्ट कर सकें, कोप कर सकें। व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस्ड। और जब वो लोन्स रिकवर हो जाते हैं तो सरकार की असेट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसिप्ट, इसलिए इसको क्लासीफाई किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट के रूप में। फिर दूसरा होता है आपका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। वाइल लैंडिंग क्रिएट्स असेट, बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी। जैसे लैंड करना, मनी लैंड करना, लोन देना असेट क्रिएट करता है, उस तरीके से लोन लेना भी क्या करता है? लाइबिलिटी क्रिएट करता है। अकॉर्डिंगली बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, इसीलिए बोरोइंग को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। और इट मे बी नोटेड दैट गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से मनी बोरो करती है? जनरल पब्लिक से। ठीक है, और जो जनरल पब्लिक से मनी बोरो की जाती है उसको मार्केट बोरोइंग भी बोला जाता है। आरबीआई से लेती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेती है। क्लियर, बोरोइंग यहाँ इन तीन जगहों से गवर्नमेंट करती है। फिर आता है आपका अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल अपोजिट होती है। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट शेयर्स टू पब्लिक सेक्टर, ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को क्या कर देती है? बेच देती है, उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जिससे कि प्राइवेटाइजेशन आता है। मनी रिसीव्ड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। और जो भी डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद मनी रिसीव करती है गवर्नमेंट, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। बिकॉज वो क्या करता है? गवर्नमेंट की एसेट कम कर देता है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के पास 10 कंपनियां थी, तो उसने 10 में से 2 प्राइवेट सेक्टर को दे दी, तो अब उसके पास 8 बची, तो क्या हो गया? गवर्नमेंट ने अपनी असेट्स को रिड्यूस कर लिया। क्लियर। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, बाकी का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।